अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट, जो कि ज़ूलॉजी का पार्ट है। इस चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली आपको एनिमल्स की सपोर्ट देखनी है। और एनिमल्स की बॉडी को जो चीज़ सपोर्ट करती है वो है हमारे पास हमारा ह्यूमन स्केलेटन। हर एनिमल की बॉडी जो है वो स्केलेटन से मिलके बनी है। स्केलेटन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं वो आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, जो कि हमारे पास बोन्स आ जाती हैं, कार्टिलेज आ जाता है और हमारे पास मसल्स आ जाते हैं। तो कंप्लीट इस चैप्टर में आपने इन तीनों चीज़ों को ही देखते हुए चलना है। अगर हम बात करें अपने सपोर्ट सिस्टम की यानी ह्यूमन स्केलेटन की, तो ह्यूमन स्केलेटन के बारे में आपकी बुक में फंक्शंस बताए हुए हैं कि हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। पहली बात, हम उससे मूव कर पाते हैं, रन कर पाते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हुए हुए हैं हमारे स्केलेटन की वजह से। और क्या बोला हुआ है कि स्केलेटन से हमारे ब्लड सेल्स भी बन रहे हैं। अब कौन सी चीज़ बना रही है, कैसे बना रही है, वो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। अब आ जाते हैं हम बोन्स पे। बोन का इस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर कंप्लीट समझना है, और इस वीडियो के बाद जो है वो बोन का स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम कार्टिलेज की तरफ मूव करेंगे और मसल का बहुत बड़ा पोर्शन है आपके सिलेबस के अंदर, वो कंप्लीट करेंगे। बोन के बारे में लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो हमारे पास 300 बोन्स होती हैं बेबी में। जबकि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, अडल्ट स्टेज में आता है, तो वो फ्यूज्ड हो जाती हैं और 206 बोन्स बचती हैं। अब इसका रीज़न क्या है? फॉर एग्जांपल अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे कि देखें, जब एट द टाइम ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें तो आपने अक्सर देखा होगा जो बेबीज़ होते हैं वो सॉफ्ट भी होते हैं, उनकी वो हार्डनेस क्रिएट नहीं हुई होती, उनकी जो बोन्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड इसलिए होती हैं क्योंकि ज़्यादातर कार्टिलेज वगैरह जो है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं इनकी बॉडी में। और हेड के पोर्शन की बात करें, दूसरे आर्म्स और लेग्स की बात करें, तब भी उनकी 2-3 बोन्स आगे चलते चलते फ्यूज्ड होकर एक बोन बनना शुरू हो जाती है, ताकि जब वो जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनमें मजबूती आए, वो स्ट्रॉन्ग बने। ठीक है। और एट द टाइम ऑफ बर्थ में यानी जब वो छोटे होते हैं तब उन्हें इतनी स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो खुद से चलते फिरते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, तो क्या होता है उनकी 2 से 4 बोन्स फ्यूज्ड होकर एक बोन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर कुछ बोन्स जो हैं वो फ्यूज्ड होकर एक बोन बन जाती है ताकि वो स्ट्रॉन्गर अब रहें। इसकी वजह से 300 से वो आधे होते होते नंबर हमारे पास आ जाता है 206 में। तो ये एक रीज़न है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ बोन। स्ट्रक्चर ऑफ बोन में आपकी बुक में ये बोन बनाई हुई है और कैसे कैसे इसको समझना है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ बोन में, तो आपके पास आउटर कवरिंग आ जाती है, और आउटर कवरिंग को समझते समझते हम फिर मज़ीद अंदर जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, डिस्टल एपिफाइसिस, एंड देन सेंटर वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है डायाफाइसिस। अब एपिफाइसिस और डायाफाइसिस में क्या फ़र्क है? जब हम बोन की बाहर से एनाटमी पढ़ते हैं ना, यानी बोन का बाहर से स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो हमने बोन को डिवाइड किया हुआ है, यानी ऊपर का जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है और वो नीचे के पार्ट से सिमिलर है, जो कॉर्नर्स के पार्ट हैं उनको नाम दिया जाता है एपिफाइसिस। प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो है वो एनाटमी की टर्मिनोलॉजीज़ हैं। प्रॉक्सिमल कहते हैं जो कि स्टार्ट में आपको पॉइंट मिल जाए, करीब पॉइंट हो, और डिस्टल कहते हैं जो कि दूर जाना शुरू हो जाए, जितनी दूर जो चीज़ जाएगी उसे हम डिस्टल कहते हैं। तो प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस हो गया और ये हो गया डिस्टल एपिफाइसिस का एरिया। और यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जो कि आपको एक स्ट्रेट लॉन्ग बोन नज़र आ रही है सेंटर की, उसको हम कहते हैं डायाफाइसिस। इधर आ जाएं तो इधर लिखा हुआ है कि अब ऊपर का जो पोर्शन है आपका प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं, यानी कि ये वाला जो बोन का पार्ट है उसको हम कहते हैं स्पंजी बोन। स्पंजी बोन और कॉम्पैक्ट बोन में क्या फ़र्क है? स्पंजी बोन थोड़ी बहुत खोखली होती है, ठीक है, उसमें इस तरह के आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ जाएंगे। ये ज़्यादा मजबूत नहीं होती, इसे हम ज़्यादा हार्ड बोन नहीं कह सकते, ये खोखली होती है, अंदर से कार्टिलेज वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होगा। जबकि अगर हम कॉम्पैक्ट बोन की बात करें तो कॉम्पैक्ट बोन एक स्ट्रॉन्ग बोन होती है और हैवियर होती है, डेंस होती है। अब हमने मज़ीद इसमें अगर हम अंदर जाएंगे तो हमें और चीज़ें भी मिलेंगी, आर्टिकुलर कार्टिलेज वगैरह मिलेगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर आ जाएंगे
तो ये मैंने बता दिया है कि आउटर कवरिंग जो है वो इसकी पेरियोस्टियम कहलाती है, जो सबसे आउटर कवरिंग है बोन की, ये वाली। अगर हम बोन को बिल्कुल बाहर से स्टडी कर रहे हैं तो सबसे आउटर कवरिंग जो है वो क्या होगी, पेरियोस्टियम। और कॉम्पैक्ट बोन का बताया कि कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन में क्या फ़र्क है। स्पंजी बोन इसके कॉर्नर्स के पार्ट को कहेंगे। कॉर्नर्स के पार्ट जो है वो थोड़े खोखले होते हैं, इतने डेंस नहीं होते, इसलिए हमने उन्हें स्पंज का नाम दिया हुआ है, स्पंजी बोन कहते हैं। कॉम्पैक्ट मतलब कि बहुत मजबूत सख्त बोन जो कि डेंस है, तो हम इसे अंदर वाला जो पार्ट है वो डेंस होता है। फिर देख लें इधर मेडुलरी कैविटी आ गई। मेडुलरी कैविटी क्या है और इसके अंदर क्या है। मेडुलरी कैविटी के बारे में मैंने यहाँ लिखा है, जो आपकी बुक कह रही है, हॉलो स्पेस लाइन बाय स्पंजी बोन कंटेन बोन मैरो साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन। अब एक मेडुलरी कैविटी यहाँ पर भी है, जिसके अंदर क्या है, हमारे पास रेड बोन मैरो है। और यहाँ पर जो मेडुलरी कैविटी है, उस कैविटी के अंदर क्या है, येलो बोन मैरो। ये मैंने ग्रीन से बनाया हुआ है, ये वाला पोर्शन कहलाता है येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो का लॉन्ग बोन में क्या काम है। रेड बोन मैरो जो है वो हमारे ब्लड सेल्स बनाती है, ब्लड सेल प्रोडक्शन करेगी हमारी रेड बोन मैरो। जबकि यहाँ पर जो हमारे पास सेंटर में येलो बोन मैरो होती है, येलो बोन मैरो हमारे पास फैट्स वगैरह प्रोड्यूस करती है। तो ये फ़र्क आपने याद रखना है। अब हम आते हैं जो कि पेरियोस्टियम की बात की हमने, जो कि सबसे आउटर कवरिंग है इसकी। अगर हम अंदर की बात करें कॉम्पैक्ट बोन वाले पार्ट की, तो यहाँ पे अगर हमारी अंदर की जो लेयर है वो कहलाती है एंडोस्टियम। एंडोस्टियम के बारे में बुक में लिखा है इनर लेयर ऑफ बोन, ठीक है, अंदर मौजूद है, हैज़ ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल्स डिवेलप्स इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो है, अभी यहाँ पे हम टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या बोन का सेल है और क्या काम करता है। अभी के लिए इतना देख लें, ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन, सबसे पहले जो बोन बनना शुरू होती है तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल आते हैं। यानी ऑस्टियोब्लास्ट सेल वो सेल हैं जो बोन की फॉर्मेशन करते हैं, बोन बनाना शुरू करते हैं। न्यूली फॉर्म सेल्स हम इन्हें कह सकते हैं, या बोन मेकिंग सेल्स कह सकते हैं। तो अब ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल्स जो हैं उनका क्या काम है, इन्हें हम स्टेम सेल्स का नाम भी देते हैं। स्टेम सेल्स का नाम क्यों देते हैं हम इन्हें, स्टेम सेल्स, क्योंकि ये जो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स हैं यही ऑस्टियोब्लास्ट को बनाते हैं। फिर जब ऑस्टियोब्लास्ट बन जाती है तब वो बोन बनाने का काम शुरू करेगी। अगर ये स्टेम सेल्स नहीं आएंगे तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स आपस में डिवाइड नहीं हो पाएंगे। जैसे आपको पता है एक नॉर्मल सेल जो है वो माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होता है, यहाँ पर जो है इन स्टेम सेल्स का आना ज़रूरी है ताकि वो डिवेलप हो जाए ऑस्टियोब्लास्ट में। और जब ऑस्टियोब्लास्ट में डिवेलप होगा तब हमारे पास ये बोन बनना शुरू होगी, क्योंकि मैंने अभी बताया ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। अब देख लें, अब यहाँ पे हमने ऑस्टियोन और उसका स्ट्रक्चर समझना है, क्योंकि बुक में ऑस्टियोन का ही डायग्राम नहीं दी हुई, लेकिन ऑस्टियोन को बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो देखिए ऑस्टियोन निकलता कहाँ से, इसको हमने देखना कहाँ से। कॉम्पैक्ट बोन आपको नज़र आ गई थी, जो मैंने बताया था आपको। कॉम्पैक्ट बोन जो है वो हार्डर पोर्शन होता है, डेंस होती है स्पंजी के मुकाबले में। अगर हम बाहर से एक इसको जूम करें, अगर हम इस बोन को अगर मैं जूम करती जाऊँ तो मुझे क्या नज़र आएगा, तो मुझे ये वाला स्ट्रक्चर नज़र आएगा, जहाँ पे आपको आउटर लेयर दिखेगी पेरियोस्टियम, ठीक है। अगर हम इसको स्टडी करना चाह रहे हैं बोन के स्ट्रक्चर को, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो हमारे पास ये शक्ल निकल के आएगी। और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ऑस्टियोन के लेवल हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये आउटर लेयर हो गई, उसके बाद कॉम्पैक्ट बोन आ गई, उसके बाद लेयर्स आ गई। नेक्स्ट हमें कुछ ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे जिन्हें हम ऑस्टियोन का नाम देते हैं। ये यहीं पर मौजूद है इसकी लेयर में, ठीक है। और यहीं पर हमें ऑस्टियोब्लास्ट मिलते हैं, क्योंकि जो बाहर के सेल्स हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट कहलाते हैं, वही तो बोन बनाएंगे, इसलिए वो हमें यहाँ पर मिलेंगे ऑस्टियोब्लास्ट। और ऑस्टियोसाइट्स भी कैसे दिखते हैं वो भी मैं दिखाऊंगी। तो अगर हम एक ऑस्टियोन की बात करें, बहुत सारे ऑस्टियोन्स होते हैं बोन के अंदर, तो अगर एक ऑस्टियोन को स्टडी करना है तो हमने अब उसको बाहर निकाल लिया है। अब एक ऑस्टियोन को यहाँ से बाहर निकाल के स्टडी करते हैं। दोबारा से सुन लो, क्या था यहाँ पे, हमने इस वाली एरिया को जूम इन करके देखना चाहा, हमने इसे जूम किया तो हमें क्या मिला, ये स्ट्रक्चर मिल गया जिसमें हमारे पास लेयर्स आ गई और अंदर बहुत सारे ऑस्टियोन्स आ गए। जब हमने इन ऑस्टियोन में से एक ऑस्टियोन को स्टडी करना चाहा तो हमने इसको भी जूम करके बाहर निकाल लिया। अब इसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आपकी बुक में बेसिकली इन्हीं चीज़ों को डिटेल में बताया हुआ है, ये मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए दिखाया है कि ऑस्टियोन निकल कहाँ से रहा है, सही है। अब देख लो,
ऑस्टियोन की अगर हम बात करेंगे, ये ऐसे सर्कुलर शेप का है, ठीक है। इसके अंदर हमें आपको इस तरह से नज़र आ रही होंगी, मैंने लेयर्स बनाई हुई है, एक लेयर बनाई है, फिर दूसरी लेयर बनाई है, ठीक है। और भी बहुत सारी लेयर्स बना सकते हैं। जो ऑस्टियोन की जो लेयर्स हैं उन्हें हम कहते हैं लेमेला। क्या कहते हैं? लेमेला। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये लेयर्स के आगे आपको जो ग्रीन कलर से मैंने ये पोर्शन बना के नज़र आ रही है, आपको स्पेसेस नज़र आ रही होंगी, ठीक है। इन स्पेसेस को कहा जाता है लेक्यूनाई। लेक्यूनाई जो है वो ऑस्टियोन के अंदर इन स्पेसेस को कहा जाता है। लेक्यूनाई में क्या होता है, लेक्यूनाई के अंदर हमारे पास ऑस्टियोसाइट सेल्स होते हैं जो कि मैच्योर बोन सेल्स होते हैं। ऑस्टियोसाइट सेल्स का ही बहुत इंपॉर्टेंट का रोल होता है, जैसे कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल का होता है। और जो बाहर आपको ये सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये भी सेल्स हैं जो ग्रीन कलर से बनाए हुए हैं। ये वाले जो सेल्स हैं ये कहलाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का मैंने भी बताया था कि वो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, ठीक है। जब सबसे पहले बोन बनना शुरू होगी तो यही वाले सेल्स आएंगे। अब देखो, जब ऑस्टियोन यहाँ पर है तो ऑस्टियोब्लास्ट बाहर होंगे, क्योंकि हमने यही वाला स्ट्रक्चर खोला है। तो मैंने पहले ही बताया था ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो बिल्कुल आउटर कवरिंग में मौजूद होंगे ऑस्टियोन के अंदर, और ऑस्टियोन के भी आउटर वाली साइड पे तो ऑस्टियोब्लास्ट हैं। और अंदर जब ये ऑस्टियोब्लास्ट मैच्योर होना शुरू होते हैं, मैट्रिक्स जमा कर लेते हैं, तो ये इस लेक्यूनाई के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं ऑस्टियोसाइट में, जो कि हमारे पास होते हैं बोन मैच्योर सेल्स। ऑस्टियोसाइट्स अब मैच्योर सेल्स हैं और ये टिश्यूज़ वगैरह बनाना शुरू करेंगे। अब अगर हम इसके अंदर जाते हैं, हमारे पास एक लेबलिंग आती है हार्वेशियन कैनाल। जैसे हमने यहाँ देखा था मेडुलरी कैनाल या मेडुलरी कैविटी, ठीक है, बोन की थी वो मेडुलरी कैविटी। यहाँ पर ऑस्टियोन की भी एक कैविटी है जिसे हम कहते हैं हार्वेशियन कैविटी या फिर हार्वेशियन कैनाल। हार्वेशियन कैनाल के अंदर क्या होता है, हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, आर्टरीज़ वगैरह होती हैं, वेन्स होती हैं, ये सब मैंने यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद देखो, ये सर्कुलर रिंग्स हमने देख लिया था, लेमेला कहलाती है। फिर हमने हॉलो कैविटी देख ली जो कि लेक्यूनाई है। लेक्यूनाई के अंदर हमने देख लिया ऑस्टियोसाइट सेल्स होते हैं जो कि बोन मैच्योर सेल्स हैं। बाहर हमने देख लिया ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। अब सेंट्रल, यहाँ पर लिखा है सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल भी वही है जिसे हम हार्वेशियन कैनाल कह रहे हैं, एक ही बात है। और यहाँ पर लिखा है कैनालिकुलाई। ये क्या चीज़ है, ये आपको कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, कोम लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होंगे। ये जो हैं इनको कनेक्ट करे हुए हैं आपस में। ये जो लेक्यूनाई स्पेसेस हैं जिनके अंदर ऑस्टियोसाइट्स हैं, ये आपस में कनेक्ट हुई हैं इन्हीं कैनालिकुलाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बोन। अब हम आ जाते हैं अपनी बोन सेल्स की टाइप्स पे। हमारे पास 3 तरह की होती हैं, एक होती है ऑस्टियोब्लास्ट, एक होती है ऑस्टियोसाइट और एक होती है ऑस्टियोक्लास्ट। तीनों का इंपॉर्टेंट रोल है। पहला हम पढ़ चुके हैं कि वो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं और सीक्रेट करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब वो जो भी सामान, जो भी चीज़ बोन बनाने के लिए ज़रूरी है, उसके अंदर सेल्स वगैरह आ जाएंगे, आपका ग्राउंड सब्सटेंसेस आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें वो बनाएगा कौन? ऑस्टियोब्लास्ट। जब ऑस्टियोब्लास्ट ये सारी चीज़ें कलेक्ट करना शुरू कर देगा और सेल जो है वो फिर मेच्योर हो जाएगा, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट। जब ये कन्वर्ट हो गया, मेच्योर होगा, तब हम उस सेल को कहेंगे ऑस्टियोसाइट, जो हमने अभी देख लिया। बोन मैच्योर सेल्स होते हैं प्रेजेंट इन लेक्यूनाई, अभी हमने देख लिया है। और इसका फंक्शन क्या है कि ये बोन रिमॉडलिंग करेंगे, मिनरल वगैरह को बैलेंस करेंगे। फिर हमने देखना है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का जब काम आता है, जब बोन वगैरह को डिस्ट्रॉय करना होता है, किसी भी बोन के पार्ट को डिस्ट्रॉय करना है अगर बॉडी में से, तो तब क्या काम आएगा? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स काम आएंगे। यहाँ पर है कि ब्रेक कॉम्पोजिट मटेरियल इन बोन, यही मैंने बताया। फिर फैगोसाइटाइज्ड बोन, बोनी मैट्रिक्स, ये जो है मैक्रोफेजेस वगैरह सेल्स का आपने सुना होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा इम्यूनिटी चैप्टर में, कि हमारे पास मैक्रोफेजेस, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास डिस्ट्रॉय वगैरह करने के लिए काम आते हैं, किनको? फॉरेन पार्टिकल्स को। तो उन्हीं की टाइप्स में से ये सेल निकला है ऑस्टियोक्लास्ट, क्योंकि इसका भी काम वही है, सिमिलर टू मैक्रोफेजेस, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया को। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो है उसका काम क्या है कि वो डिस्ट्रॉय करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। अगर कोई एक्स्ट्रा बोन बन गई है या फिर कोई बोन का पार्ट अगर डिस्ट्रॉय करना है, वो अननेसेसरीली डेवलप हो गया है, तो उसको ये ऑस्टियोक्लास्ट जो है अब निकाल देगा, डिस्ट्रॉय करेगा। और उसके बाद दोबारा क्या होगा? ऑस्टियोब्लास्ट आ जाएगा, बोन बनाना शुरू करेगा, फिर ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर अगर कहीं पर भी हमें तोड़ फोड़ करानी होगी तो क्या होगा? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स आ जाएंगे।
सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा।